नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे चैनल पर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर जो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चलाई जा रही थी, उसी के दृष्टिगत आज का जो हमारा वीडियो है, जिसमें सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा अपने और अपने दोस्तों का चयन सुनिश्चित करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन से हमारे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, बी सी है नागालैंड और डी है गोवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज जो है प्रणाली नहीं है। तो राइट करेक्ट हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन जो हमारा सी है नागालैंड जो है, ये ऐसा राज्य है जिसमें एक भी जो है पंचायती राज नहीं है। ठीक है, या नागालैंड को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं सभी में जो है पंचायती राज प्रणाली जो है लागू है, लेकिन और जो नागालैंड है वहाँ पे जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक है, और पंचायती राज को जो है पंचायती राज को सबसे पहले किस स्थान पर या किस स्टेट में लागू किया गया, तो ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले में, राजस्थान के कौन से ज़िले में, नागौर ज़िले में जो है लागू किया गया था। और ये जो पंचायती राज प्रणाली है ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 से 93 ईस्वी के तहत जो है संविधान के 11वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था, और इसी में पंचायती राज के संबंधी जितने भी प्रावधान है शामिल हैं। और यह जो संविधान के भाग 9 में भी है। ठीक है, या संविधान के भाग में पूछा है पंचायती राज किस भाग में संविधान के, तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है संविधान के। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का से लेके अनुच्छेद 243 माह तक है। ठीक है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 माह तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है सबसे छोटी नदी कौन सी है। ऑप्शन से कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 2 का, ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, कावेरी जो है ये सबसे छोटी नदी है। ठीक है, दक्षिण की गंगा है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है किसको, कावेरी को। और ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित कहाँ पे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, कौन सी, कावेरी जो नदी है सबसे छोटी है, और ये कहाँ पे है, दक्षिण की, इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी जो है पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल अगर हम लंबाई की बात करें कावेरी की, तो कुल इसकी लंबाई कितनी है, 765 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। कहाँ से निकलती है, अगेन दोबारा समझ लो, ब्रह्मगिरी से जो है ये निकलती है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन थे, ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन से हमारे हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। ऑप्शन से हमारे ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा है, हरिहर राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के जो है संस्थापक थे। ठीक है, और इसमें जो है हरिहर और बुक्का नामक जो 2 भाई थे, ये जो 2 ऑप्शन दिए हरिहर और ये जो बुक्का, ठीक है, 2 भाई थे, ये दोनों ही क्या थे, भाई थे। और कब इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, तो ये हुई थी हमारी 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में विजयनगर का जो नाम है इस टाइम अगर हम बात करें विजयनगर का क्या नाम है, तो इसका नाम है हम्पी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हम्पी के नाम से जानते हैं या हस्तिनावती के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, ये किस वंश से अगर पूछा जाए किस वंश थे, तो ये संगम वंश से दोनों लोग थे। किस वंश थे, संगम वंश से संबंधित थे विजयनगर के जो संस्थापक थे। ठीक है, और ये हिंदू राजवंश था। ठीक है, कैसा राजवंश था, ये हिंदू राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता
इब्न बतूता जो है भारत आता है किसके शासनकाल में, टाइम पीरियड में? इल्तुतमिश ऑप्शन से, मोहम्मद बिन तुगलक है, इब्राहिम लोदी है, फिर है अकबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता है जो भारत आता है। और ये कब आता है? 1333 ईस्वी में जो है ये भारत आता है। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में या टाइम में। और ये इब्न बतूता जो था ये कहाँ का निवासी था? अगर ये आ जाए तो ये था हमारा मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को का जो ये निवासी था। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, और इसका अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए कि इसका पूरा नाम क्या था इब्न बतूता का, तो मूल जो नाम था शेख फतह अबू 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 अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। ठीक है, अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। ठीक है, और जो है ये इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक जो है जो इनको चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजते हैं। ठीक, 1342 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनको इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजते हैं। और एक चीज़ और इसमें समझ लेना है कि इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, इब्न बतूता ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, तो वो किस में लिपिबद्ध है या किस नाम से जाना जाता था? तो वो उसने रेहला में लिखा था। ठीक है, उसका नाम था रेहला। अगर इसका पूछा जाए प्रश्न इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? रेहला जो है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? प्रस्वेदन, प्रकाश संश्लेषण, अंतःशोषण, श्वसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 5 का? करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो हमारा सी है, अंतःशोषण जो है ये राइट हो जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया है जो एक जीव में जो है ऊर्जा उत्पन्न करती है। और श्वसन जो होता है सजीवों में, श्वसन की अगर हम बात करें तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, ये भी समझ लीजिएगा। सजीवों में श्वसन 2 प्रकार से होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, और ये श्वसन जो होते हैं सजीवों में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रश्न ही था कि इनमें कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, अंतःशोषण है, तो अंतःशोषण जो होता है इनके माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 6 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल की 3 मौसम जो है पाए जाते हैं? ऑप्शन से हमारे कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, तटवर्ती तमिलनाडु। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, ब्रह्मपुत्र जो घाटी है इसमें जो है भारत में या भारत का ऐसा एक क्षेत्र जिसमें धान की जो है 3 मौसम में, धान जो है 3 मौसम में पाया था। या जब हम लोग जो है धान की एक फसल लेते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की कितनी फसलें लोग ले लेते हैं? तो धान की 3 फसलें जो है 3 फसलें ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक साल में। ठीक है, और ये जो होता है जो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो अगर हम देखिए अधिकांश जो भाग होता है वो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी का अधिकांश भाग जो है वो पूर्वोत्तर घाट या पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें पड़ता है। ठीक, पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, जिसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जिसे 7 बहनों 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया और असम हो गया। 7 सिस्टर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है? जिसमें ब्रह्मपुत्र घाटी जो है जहाँ पे धान की 3 फसल ली जाती, धान की 3 फसल ली जाती, तो वहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और आपका असम हो गया। ठीक, असम, फिर नागालैंड हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पर या ये जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 7 कह रहा है देवानाम प्रिया। ठीक है, देवनाम प्रिया जो है नामक जो नाम है ये किसे दिया गया था? तो हर्ष है, अशोक है, कनिष्क है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनाम प्रिया जो है ये किसे नाम दिया गया था, किस शासक को नाम दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, अशोक को जो है ये नाम दिया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अशोक। ठीक है, और किस अभिलेख में अगर ये पूछा जाए किस अभिलेख में ये दिया गया था? अगर हम बात करें सिर्फ अशोक के जो नाम हैं, विभिन्न अभिलेखों में विभिन्न नाम हैं। ठीक है, तो जो भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू, ठीक है, भाब्रू जो अभिलेख है इसमें अशोक को क्या बोला गया है?
प्रियदर्शी बोला गया है, प्रियदर्शी बोला गया है कौन से अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में। और मास्की में, जो मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख में अशोक को क्या बोला गया? बुद्ध शाक्य बोला गया है, बुद्ध शाक्य बोला गया है, ठीक है, बुद्ध शाक्य बोला गया है। और अशोक का जो नाम है, या अशोक के जो नाम हैं विभिन्न विभिन्न अभिलेखों में, तो मैक्सिमम जो है इनके 4 अभिलेखों में इनका नाम जो मिलता है, एक मास्की हो गया, और एक भाब्रू हो गया, और तीसरा जो है नेत्तूर हो गया, नेत्तूर हो गया, ठीक है, डबल ता है, नेत्तूर हो गया, और चौथा जो है उडे गोलम हो गया, ठीक है, उडे गोलम हो गया, ये ऊ के एक ही मात्रा उडे गोलम हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो बी था 7 का अशोक था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर जो है स्थित है? सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर जो उसकी बात कर रहा है, कौन किनके किनके बीच में स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और व्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट होगा। सिंधु और झेलम के बीच में जो है तक्षशिला जो है स्थित है, ठीक है। और ये तक्षशिला जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है, ठीक, कहाँ पे? पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में, ठीक है, रावलपिंडी ज़िले में स्थित है, ठीक है, रावलपिंडी ज़िले में स्थित है, कहाँ के? पाकिस्तान के, ठीक है। और जो तक्षशिला है, अगर हम इसकी प्राचीन काल में, और ये जो तक्षशिला था ये किसकी राजधानी थी, इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला, जो राजधानी प्राचीन काल में इस तरह से अगर क्वेश्चन आया कि इसकी जो राजधानी थी किसकी, तो ये गंधार राज्य की राजधानी थी, गंधार राज्य की जो है तक्षशिला जो है ये राजधानी थी प्राचीन टाइम पीरियड में या प्राचीन काल में, ठीक है। और तक्षशिला जो है प्राचीन काल से ही शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा है, और यहाँ पर जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है हमारे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, अलाउद्दीन खिलजी जो था या जो थे उनके जो है दरबारी कवि थे कौन? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने लगभग जो टोटल थे 8 सुल्तानों का काल देखा था। कितने? 8 सुल्तानों का इन्होंने काल देखा था। और लेकिन जो है दरबारी कवि किसके थे? अलाउद्दीन के जो है दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्हें ही जो थे अमीर खुसरो जो थे एक मुस्लिम कवि भी थे, और इन्हें जो है तूतियाए हिंद जो है कहा जाता था, या भारत का तोता भी कहा जाता, ठीक, इन्हें और जिस नाम से जानता जिसे बोलते हैं भारत का तोता, तूतियाए हिंद, ठीक है, तूतिया ए हिंद, ठीक है, या भारत का तोता जैसी जो उपाधि हैं। और इसके साथ एक और उपाधि इनको दी गई थी, नाम था तुर्कुल्लाह। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप कर सकें, इसलिए हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो है बता रहे हैं। तुर्कुल्लाह जो है जैसी उपाधि, तूतिया हिंदी भी उपाधि थी, और तुर्कुल्लाह भी जो थी जो हमारे अमीर खुसरो जी थे उनकी उपाधि थी, ठीक। और ये खड़ी बोली के इन्होंने जन्म दिया था, ठीक, किन्होंने? जो अमीर खुसरो थे इन्होंने ही जो है खड़ी बोली को जन्म दिया था, या इस खड़ी बोली में हिंदवी और फारसी को एक साथ किया था, इसीलिए जो है ये खड़ी बोली के जन्मदाता कहे जाते हैं कौन? अमीर खुसरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कह रहा है किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? जहां पे अगस्त 2015 में शोधकों ने जो है, या शोधकों के एक दल ने प्राचीन झील की उपस्थिति को है दर्ज किया है या बताया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो विकल्प डी है, मंगल ग्रह पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 10 का, ठीक है। 11 अगस्त 2015 को ऐसा पता चला था कि जो हमारा मंगल ग्रह है उस पर जो है प्राचीन झील की उपस्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 11 कह रहा है भारत में भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है क्रोमाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, पायरोफाइलाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन जो डी हमारा है, पायरोफाइलाइट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें
भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जो सर्वे होता है, जिसका मुख्यालय, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो खनिज हैं उनके सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय हमारा कोलकाता में। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कोलकाता में जो है किसका सर्वेक्षण या किसका जो है मुख्यालय है, तो ये है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, क्योंकि ये खनिज से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हमारा कोलकाता में, ठीक है। और दूसरा एक इसी से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय खान ब्यूरो, ठीक है, खान ब्यूरो का जो अगर मुख्यालय आ जाए तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा नागपुर में, ठीक है, नागपुर में पड़ता है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय। और इसी प्रश्न में अगर हम बात करें, तीसरे प्रश्न की बात करें, तो जो हमारा ये प्रश्न है, बॉक्साइट जो है और जो हमारा क्रोमाइट है, ठीक है, क्रोमाइट है, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में जो है इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। और जो लास्ट सी है इसमें हेमेटाइट है, ये क्या है, ये हमारा लोहे का अयस्क है, ठीक है, लोहे का क्या है, ओर है या अयस्क है, अयस्क है, ठीक है। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी था हमारा, ये राइट हो जाएगा। 11 का विकल्प डी जो है ये गैर धात्विक खनिज है भारत में पाया जाने वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भारत जो है कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, तो ऑप्शन से हमारे भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, ईरान और इराक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है, भारत और सऊदी अरब से जो है कर्क रेखा जो है ये गमन करती है, ठीक। कर्क रेखा किससे कहते हैं, जो 23.5 डिग्री है उसे ही जो है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भारत के अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं, तो इस भारत के इसमें 8 राज्य जो हैं शामिल हैं। कौन से वो 8 राज्य हैं, तो पहला जो राज्य है हमारा गुजरात, जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, गुजरात। और फिर है एमपी जैसे मध्य प्रदेश, और फिर है छत्तीसगढ़ से होके भी जाती है, छत्तीसगढ़ जहाँ से कर्क रेखा जो है निकलती है, झारखंड, और फिर है पश्चिम बंगाल, पी और बी, पश्चिम बंगाल, और फिर है त्रिपुरा, और फिर है मिजोरम, और फिर है राजस्थान, ठीक। ये ऐसे 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा जो है पास होके जाती है, भारत के 8 राज्य उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया। सेरिंगपट्टनम की जो लड़ाई थी उसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है किसे पराजित किया, प्रश्न है, हिस्ट्री से प्रश्न है, लेकिन जीके का एक बहम पार्ट भी है। तो ऑप्शन से हमारे हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई जो हुई थी इसमें अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान को जो है हराया था, ठीक है। और सेरिंगपट्टनम की अगर संधि आ जाए तो ये 1792 में हुई थी, ठीक है। और इसी संधि में टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों को अपने राज्य जो था उनका आधा भूक्षेत्र तथा उनके साथ जो है मराठा और निजाम को भी देने पड़ते हैं, या कुछ भाग जो उनका देना पड़ता है, ठीक है। और अगर इसी प्रश्न में बन जाए कि जो नेक्स्ट जो हमारा 1799 ईस्वी के जो आंगल मैसूर युद्ध होता है, जो चतुर्थ युद्ध होता है, टीपू सुल्तान इस युद्ध में जो है शहीद हो जाते हैं। किस युद्ध में, 1799 में जो है जो युद्ध होता है जिसे आंगल मैसूर चतुर्थ युद्ध के नाम से जानते हैं। आंगल मैसूर का युद्ध जो चतुर्थ युद्ध हुआ था, आंगल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था, और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान जो है मारे जाते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान जो है शहीद हो जाते हैं, मारे नहीं जाते, शहीद हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आर्थोपेडिस जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित हैं उसी प्रकार किरापडिस्ट जो है, ठीक है, उसी प्रकार जो है किरापडिस्ट किससे संबंधित है। जिस प्रकार आर्थोपेडिस्ट जो है हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरापडिस्ट जो है किससे संबंधित है, नाखून, हृदय, पाँव, ध्वनि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न का करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो है पाँव से संबंधित है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें हृदय की,
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन और इस प्रश्न में बनते हैं। अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय का जो अध्ययन होता है या हृदय की जो गति का अभिलेख होता है वो होता है किसमें? कार्डियोग्राम में। ठीक है, कार्डियोग्राम में। ठीक है, कार्डियोग्राम में इसका अध्ययन होता है। ठीक है, और कार्डियोग्राफ द्वारा ही जो है हृदय की गति जो है अभिलेखित की जाती है। अगर हम इसके अध्ययन की बात करें, ये इसमें गति की बात है, हृदय की गति की बात करता है कार्डियोग्राम। और इसके अध्ययन की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? हृदय की गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट लॉजिस्ट बोलते हैं हृदय की हृदय की जो अध्ययन है, हृदय का जो अध्ययन उसे। ठीक है, और हड्डियों का अगर अध्ययन की बात करें, अगर हम इसी प्रश्न में हड्डियों के अध्ययन की बात करें तो ये किसके तहत होता है, किसके थ्रू होता है? तो ये होता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है हड्डियों का अध्ययन। ठीक है, अगर हम ध्वनि का अध्ययन, जो लास्ट विकल्प में दिया है प्रश्न 14 में ही, ध्वनि का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है फोनेटिक्स। ठीक है, ये होता है फोनेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, फोनेटिक्स के अंतर्गत होता है ध्वनि का अध्ययन, या स्वर विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, या स्वर विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? हमारा ध्वनि का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग में, इलाहाबाद में, सुल्तानपुर में है, गौरीगंज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 15 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, आलमबाग जो है ये स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकरण जो ब्यूरो है ये आलमबाग में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है आलमबाग? ये पड़ता है यूपी के लखनऊ जिले में। ठीक है, कहाँ? यूपी के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान इसको क्या माना गया? संघीय, एकात्मक, संसदीय, और फिर है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी है, रूप विधान में क्या है? संघीय है, और भावना में एकात्मक है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, अगर इसके रूप विधान की बात में देखें, रूप देखें तो कैसा है? संघीय है, फेडरल है। अगर भावना के परिप्रेक्ष्य देखें तो ये कैसा है? एकात्मक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तीनों जो गोल मेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? पर्सन कौन था? महान व्यक्ति कौन था? तो मदन मोहन मालवीय थे, एनी बेसेंट थे, महात्मा गांधी थे, या BR अम्बेडकर थे, या ये दा नहीं ये डा है। ठीक, अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 17 का 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जिसमें जो है तीनों गोल में सम्मेलन में जो भाग लेने वाला पर्सन था, जो व्यक्ति था वो थे डी जो है BR अम्बेडकर जो थे वो थे। ठीक, BR अम्बेडकर ने सभी या तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। ठीक है, और एक प्रथम अगर हम इसमें बात करें जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे उनकी डेट अगर देखें तो पहला जो गोल में सम्मेलन होता है वो कब होता है? वो होता है 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच होता है प्रथम गोल में सम्मेलन। ठीक है, प्रथम गोल में सम्मेलन। अगर द्वितीय गोल में सम्मेलन की हम बात करें, उसकी डेट अगर पूछ लिया जाए तो ये होता है 7 सितंबर। द्वितीय गोल मेज की बात कर रहे हैं 7 सितंबर से 1931 ईस्वी से। ठीक है, और कहाँ कब तक? 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। ठीक है, 1931 ईस्वी तक। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? दोनों ही कहाँ हुए थे? ये स्थान अगर पूछा जाए तो ये सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे गोल मेज सम्मेलन। और कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था दूसरे वाले में? तो लिया था 31 प्रतिभागियों ने भाग। और पहले वाले में कितना लिया था प्रतिभागियों ने भाग? तो लिया था प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 89 थी, 89 थी। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था सेंट जेम्स पैलेस है, लंदन में जो है। ठीक है, और थर्ड या तृतीय गोल में सम्मेलन की हम बात करें तीसरे, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1931 ईस्वी से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच में हुआ था तृतीय गोल में सम्मेलन। और इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 18 कह रहा है कि C2H2 किस प्रकार का है? हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन से हमारा एल्किन, अल्कोहल, या एल्काइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, एल्केन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये C2H2 जो है ये एल्केन टाइप का जो है हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या शामिल होता है? एल्केन में ही है, एल्केन की बात करें जिसमें हमारा मीथेन
और ईथेन, मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, टेन और एल्केन के उदाहरण हैं किसके? ये किसके उदाहरण है? ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं, ठीक है। ये ब्यूटेन के बाद एल्केन जो ऑप्शन में दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। C2H2 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो हमारा एल्केन टाइप का जो है हाइड्रोकार्बन है। और कौन कौन से टाइप है हाइड्रोकार्बन? मीथेन है, ईथेन है, और फिर है प्रोपेन, ब्यूटेन, और फिर लास्ट जो है जो हमारा है एल्केन है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है 19 भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार की बात कर रहा है तो भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? सतपुड़ा होगा या अरावली होगा या नीलगिरी होगा या विंध्य होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 प्रश्न का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो हमारा सी है, अरावली जो है, जो हमारा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, ऑप्शन जो हमारा सी था या यहाँ पे ये बी ऑप्शन होगा और सी में हमारा क्या होगा? नीलगिरी, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो बी हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। अरावली में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। भौगोलिक और इतिहास के अनुसार जो भारत का प्राचीनतम जो पर्वत है वो कौन सा है? ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अरावली जो है ये भारत का प्राचीनतम जो है ये पर्वत है, ठीक है। और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं कहाँ है, किस राज्य में स्थित है? अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो ये राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हमें मिलेंगी देखने को। और यह सबसे जो है पुरानी चट्टानों से बनी है, इसलिए जो है प्राचीनतम ये पर्वत है। और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो कौन है? माउंट आबू है। आपने सुना होगा माउंट आबू का तो नाम सुना होगा। माउंट आबू जो है इस पर्वत चोटी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू है या माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अगर एग्जैक्ट नाम पूछा जाए तो क्या है? माउंट आबू पर स्थित क्या है? माउंट आबू अरावली पर्वत पे या पर्वत श्रृंखला जो है इसकी पहाड़ियाँ जो हैं, ये जो अरावली पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान में हैं। और यहाँ पे जो माउंट आबू है आबू, ठीक है, माउंट आबू जो है इस पर स्थित क्या है? गुरु शिखर जो है इस पहाड़ियों की सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर है या सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितनी है? 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है, 1722 मीटर है। और ये अरावली के अगर हम पश्चिम की ओर देखें, अरावली की ही बात करें तो इसके पश्चिम से इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि अरावली की पश्चिम से कौन सी नदी निकलती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा पश्चिम से कौन सी नदी निकलती हैं। तो ये निकलती है माही और लूनी, दो नदियाँ निकलती हैं, माही और लूनी जो है अरावली जो पहाड़ी है उसके पश्चिम से निकलती हैं। और अगर हम पूरब की बात करें तो अरावली के पूरब से कौन सी निकलती है? तो इसके पूरब से निकलती है बनास नदी निकलती है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है या टॉर्ट्रिक एसिड है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 का 20 का ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, एस्कॉर्बिक जो एसिड है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। और विटामिन अगर सी की कमी से होने वाला रोग की बात करें तो इसके सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है विटामिन सी के? तो इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, स्कर्वी रोग जो है हो जाता है, ठीक है। और यह रोग जो है दोनों में पाया जाता है, वयस्क में भी मिल सकता है और बच्चों में भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों में ही पाया जाता है ये रोग, बच्चों में और वयस्क में भी, ठीक है। और इसके लक्षण क्या होते हैं विटामिन सी के? अगर कमी है तो मसूड़ों से रक्त आने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है, दांतों का असमय टूटने जैसी दर्द, और बच्चों के चेहरे और जैसे जो अन्य अंग हैं उसमें सूजन, पेशाब से रक्त का आना, ये सभी जो है हमारे एल्युमिनियम का अंश आना, अंतःपेशी से रक्तस्राव होना, ये सभी जो है विटामिन सी की कमी से जो प्रॉब्लम होती है, जो लक्षण होते हैं ये दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इसके उपचार की अगर हम बात करें स्कर्वी के उपचार की या विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए उपचार की बात करें तो क्या होता है? टमाटर को आपको खाना चाहिए, टमाटर, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, पत्ता गोभी, ये सभी जो है विटामिन सी से भरपूर रहते हैं। प्याज हो गया आपका, नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, और अंकुरित चने होंगे, कैसे चने? अंकुरित, ठीक है। और हरी साग सब्जियां और ताजे अगर फल खाते हैं तो इसकी जो मात्रा है, जो कमी है वो पर्याप्त मात्रा में जो है पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और लगभग जो है प्रतिदिन आपको कितना विटामिन लेना चाहिए विटामिन सी? तो 50 से 60 ग्राम जो है आपको भोजन में विटामिन इतना मिलना ही चाहिए, ठीक है, आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 21 कह रहा है
21 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 21 का 21 का करेक्ट जो आंसर है हमारा तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है, उच्चतम संसद जो है, उच्चतम न्यायालय जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व जो है सौंपा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कि घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं। धान, अनाज, जाई, चारा जिसे सोरगम बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 22 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो हमारा बी है, अनाज जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। उन्हें अनाज कहलाते हैं, वो जिन्हें माड़ीदार खाद्य बीज होती है उन्हें अनाज कहलाते हैं। अनाज जो है वो जाने जाते हैं। और इसमें कौन कौन माड़ीदार जो खाद्य पदार्थ में कौन कौन शामिल होते हैं माड़ीदार में? जिसमें जो मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, इसमें गेहूँ हो गया आपका, चावल हो गया, गेहूँ चावल, मक्का हो गया आपका, और ज्वार हो गया। ठीक है, ज्वार हो गया, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्न लिखित में वह कौन सा राज्य जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है जनसंख्या सघनता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, पश्चिम बंगाल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इन सभी ऑप्शन में से पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। ठीक है, और 2011 जनगणना के अनुसार भी है। ठीक है, और कितना इसका जनघनत्व है? तो ये है 1028 जो व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, 1028 व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल की बात करें, 1028 व्यक्ति 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1028 व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कौन सा रहेगा? ऑप्शंस में तो डी विकल्प सही, जिसमें पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से लिए। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें जो सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो ये बिहार में पाया जाता है। ठीक है, बिहार में है। और कितना है? तो ये है 1106। ठीक है, 1106 है वर्ग जो है पर जो है व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर जो हमारा है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं था, इस वजह से जो है पश्चिम बंगाल यहाँ पे राइट आंसर था। लेकिन अगर पहले इंडिया की बात करें जो पहले नंबर पे है ये फर्स्ट पायदान पे है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये दूसरे पायदान पे है। किस पे है? ये सेकेंड पायदान पे है। और जो हमारा तीसरा है, तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो ये तीसरे स्थान पर हमारा जो है केरल है। ठीक है, तीसरे स्थान की बात करते हैं तो ये हमारा केरल कितना मिलता है जनसंख्या में? तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में। और चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो फोर्थ स्थान है किसका है? यूपी का है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 829 है। ठीक है, 829 है यूपी का जनघनत्व। केरल का 860 है। और हमारा जो पश्चिम बंगाल है कितना है? 1028 है, 1028 है। और हमारा जो बिहार है कितना है? 1106 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने चकीने नहीं है, चाकी उनका पूरा नाम था, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? ऑप्शन हमारे हैं कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मॉर्ले और लॉर्ड कर्जन। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट जो ऑप्शन है हमारा बी है, किंग्सफोर्ड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 1908 में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है मुजफ्फरपुर में इस ब्रिटिश जज पर जो है बम फेंका था। ठीक है, बम जो है मारा था। ठीक है, और बम फेंकने के बाद जो है किंग्सफोर्ड जो है इसमें जब ये बम फेंकते हैं तो इसमें जो किंग्सफोर्ड होता है ये किस्मत होती है इसकी अच्छी, ये बच जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है इन दोनों लोगों का जिन्होंने बम फेंका था, उस गाड़ी में जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली जो मिस्टर जो कैनेडी हैं, इनकी जो पत्नी थी, मिस्टर नाम याद रखिएगा कैनेडी, मिस्टर कैनेडी जो थे इनकी जो पत्नी थी नाम क्या था? और इनकी पत्नी जो थी और इनकी जो पुत्री थी, इनकी पत्नी और इनकी पुत्री दोनों ही लोगों का जो है इस बम ब्लास्ट में जो है दोनों लोगों की मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और दुर्भाग्य था या हम कहें किस्मत ने साथ नहीं दिया इन लोगों को, जो राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे मिस्टर कैनेडी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पुत्री थी, दोनों का जो है इस बम ब्लास्ट में जो है इनकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, या मारी जाती हैं। और इसके चलते ही जो है प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर ली थी। और जो है खुदीराम बोस को जो है इसी के चलते जो है
जो प्रफुल्ल चाकी थी इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और जो खुदीराम बोस थे इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, इन्हें क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करने के बाद 15 वर्ष की आयु में जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी, और 1908 में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक, 1908 में 15 वर्ष की आयु में थे तब इन्हें जो है फांसी दे दी गई थी, और ये सबसे कम जो है उम्र में फांसी पाने वाले जो है क्रांतिकारी थे। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो है क्रांतिकारी थे। कौन? खुदीराम बोस। कितनी एज थी? 15 वर्ष थी। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 25 कह रहा है 25 वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 12 से 19 जनवरी, 2 से 8 अक्टूबर, और 21 से 29 मार्च, और 7 से 15 नवंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो करेक्ट जो विकल्प है 2 से 8 अक्टूबर जो इसका राइट आंसर हो जाए। 2 से 8 अक्टूबर के बीच में जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और भारत में अगर हम बात करें, अगर हम भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष की अगर बात करें, तो इसका अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव या वन्य जीव, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अगर पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। और भारत में वन्य प्राणी या सुरक्षा अधिनियम जो है ये पूछ लिया जाए कब पारित हुआ, तो ये 1972 में पारित हुआ था भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, और इसको जो है भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम को इसे समवर्ती सूची में स्थान प्राप्त है। किस सूची में स्थान प्राप्त है? इसे समवर्ती सूची में जो है स्थान प्राप्त है। समवर्ती सूची में जो है स्थान प्राप्त है। किसको? ये प्राप्त है हमारा भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, या सिर्फ कहें वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम को। ठीक है, सुरक्षा वन्य प्राणी सुरक्षा रहेगा ब्रैकेट में, वन्य प्राणी अधिनियम को। ठीक है, भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम को समवर्ती सूची में स्थान प्राप्त है। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज की जो श्रृंखला का जो प्रैक्टिस टेस्ट था, मॉक टेस्ट था, वह समाप्त होता है। सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे, जिनकी आने की संभावनाएं जो हैं आपके एग्जाम में मैक्सिमम है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।